नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, आप सभी बच्चे हमारे बीच फटाफट से इस क्लास की लिंक को ज्वाइन करके हमारे बीच जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि हर एक वो एजीटीए का बच्चा जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जुड़े और अपनी तैयारी को और अच्छा अंजाम दे। आज टाइम ऐसा आ चुका है कि हमने आज तक एग्रीकल्चर के इतिहास में ऐसा दृश्य नहीं देखा जैसा एजीटीए के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हर बच्चे को परेशान करके रखा है लोगों ने, उसको पूरी तरीके से भ्रमित करके रख दिया है कि पेपर पेपर डेट डेट, एग्जाम है, डेट है, ये सब चलता रहेगा, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आज हमने एक वीडियो बनाया, ना चाहते हुए भी हमने एक वीडियो बनाया क्योंकि बच्चों को भ्रमित किया जा रहा था। ये बिल्कुल बच्चा बहुत परेशान है। कल मैं एक लाइब्रेरी में भ्रमण करने गया तो वहां के बच्चों ने कहा, सर क्या ही पढ़े हम, एग्जाम का तो कहीं 16 मार्च हो जाता है तो कहीं 18 मई हो जाता है और पता ही नहीं चलता। सर 4-5 लोग मिलके ही एग्जाम कराने के लिए हैं, यूपी ट्रिपल एससी तो कुंभकर्ण की तरह सो ही रहा है और ये लोग पेपर करा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें, आप तैयारी करने वाले बच्चे हो, ग्रेजुएट पास हो, आप लोग ग्रेजुएट हो, आपको इतनी जल्दी अगर कोई मूर्ख बना दे तो थोड़ा अपने आप में सोचने योग्य बात है कि इन सब चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, अपने कंटेंट की ओर ध्यान देंगे कि हाँ भरोसा करिए, मेहनत करिए, सफलता आपके पास आएगी। ये जरूर बात है हमारी। ठीक है, ये ध्यान देना कि आपको फालतू की जानकारी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, फालतू की अफवाहें आपको सिर्फ अफवाहों में डुबा सकती हैं, ना कि आपकी नैया पार लगा सकती हैं। ये हमारा और हमारी टीम की मेहनत से कल्याण बैच, आप लोगों के कल्याण करने के लिए ये एमसीक्यू के माध्यम से हम बैच लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कल्याण बैच जो कि एजीटीए के लिए एमसीक्यू बाइलिंगुअल बैच है। कहने का मतलब यहां पर आपको हर प्रकार का एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। हर एक बच्चा यहां से अपनी तैयारी करेगा, हर एक बच्चा अपनी तैयारी को अंजाम देगा। ये ध्यान से आप सीख लीजिए, सुन लीजिए कि आपको ये जो बैच है या इसके द्वारा जो एमसीक्यू कराए जाएंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हमारे शताब्दी बैच से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, वो 1-2 दिन से हमारे एप्लीकेशन पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं जिस वजह से थोड़ा क्लास अपलोड और नोट्स अपलोड की समस्या देखने को मिल रही है। तो वे बच्चे थोड़ा परेशान ना हो, आज उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश समस्या बनी रहती है तो कल उसके लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा और आप लोगों को नियमित क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और ये जो बैच है कल्याण बैच, ये मात्र 199 रुपए का बैच है जो कि ऑनलाइन आप सभी के लिए उपलब्ध है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन से। परंतु शुरुआत की क्लासेस एप्लीकेशन पर टेक्निकल इशू की वजह से एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं की जा रही हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से शुरुआत की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। देन आपको कंप्लीटली जो पहले नंबर का पार्ट है, सेकेंड थर्ड जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार भैया जोर लगा के शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक आपके भाइयों तक, आप तक ये वीडियो पहुंचे और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता है भाई साहब। हमारे ऑफलाइन बैच में ऐसे ऐसी जगह से बच्चे आए हुए हैं जो 3-3 कोचिंग का सिलेबस करके आए हुए हैं, फिर भी उनका टेस्ट सीरीज हम लेते हैं। टेस्ट सीरीज हर मंडे को 2:30 बजे से ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन 3:30 बजे से टेस्ट होता है। तो उसमें उनका परफॉर्मेंस किसी का 30 नंबर, किसी का 32 नंबर है, जो बाहर से कोचिंग पढ़कर आए हुए हैं। ये हाल है और पूरा सिलेबस करके आए हुए हैं। तो भैया सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कितना सिलेबस आपके दिमाग में है, किस तरीके से तुम क्वेश्चन को निकाल पा रहे हो, क्वेश्चन को किस प्रकार से आप तोड़ पा रहे हो, सिलेक्शन वही से होता है। ध्यान रखना, कोर्स को 38,192 बच्चा भी पूरा करेगा, क्या पूरा बच्चा सिलेक्ट होगा? नहीं होगा ना। तो आपको चंचल, चपल और थोड़ा तेज बनना पड़ेगा, एकदम तलवार की तरह बनना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन पाओगे। हर एग्जाम में कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज काज्ड बाई, सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? बड़ा ही जबरदस्त, एकदम सुनहरा मधुर
मीठे अनार की तरह क्वेश्चन है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में तो तुम झपट पड़ोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो सेब में फायर ब्लाइट क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि सेब की पत्तियां जो होती हैं एकदम भूरे रंग में बदलने लगती हैं। किससे? हरे रंग से भूरे रंग में बदलने लगती हैं। लगता है ब्लाइट का मतलब होता है सडन डेथ ऑन टिश्यू, सडन डेथ ऑफ टिश्यू, अचानक ऊतकों का मरना, एकदम जलने जैसा प्रतीत होना। ब्लाइट का मतलब झुलसा, एकदम झुलस गया हो, जला हुआ प्रतीत हो। तो पत्तियां भूरे रंग की जली हुई प्रतीत होती हैं। क्या फंजाई से होता है, क्या वायरस से होता है, क्या बैक्टीरिया से होता है, या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है? भैया जो फायर ब्लाइट होता है वो किसके द्वारा होता है? वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। अब हम बात करेंगे कुछ थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये जो फायर ब्लाइट है, तो हम बात करेंगे 1780 की। किसकी बात कर लेंगे? 1780 की बात कर लेंगे। 1780 में ये फर्स्ट टाइम देखा गया। क्या देखा गया? सर्वप्रथम देखा गया। सर्वप्रथम देखा गया। कब देखा गया भैया? 1780 में ये देखा गया। इस बात को अपने ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कब देखा गया? सर्वप्रथम 1780 में देखा गया। कहां देखा गया भैया? हडसन वैली। कहां देखा गया? हडसन वैली। ये भैया हडसन घाटी कहां पड़ती है? न्यूयॉर्क में पड़ती है। कहां पड़ती है? न्यूयॉर्क में पड़ती है। और न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में है। गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। 1780 में क्या हुआ? सबसे पहले देखा गया। फायर ब्लाइट नाम कब पड़ा? तो ध्यान देना, 1817 में। 1817 में क्या पड़ा? फायर ब्लाइट नाम पड़ा। क्या पड़ा भैया? फायर ब्लाइट नाम पड़ा। नाम पड़ा। तो इनका नाम फायर ब्लाइट रखा गया। क्यों रखा गया? पत्तियों के भूरेपन के कारण इनको क्या कहा गया? फायर ब्लाइट कहा गया। तो इस बात को ध्यान देंगे, किसमें? पत्तियों में भूरेपन के कारण इसको क्या कहा गया भाई साहब? भूरेपन के कारण इनको कहा गया फायर ब्लाइट, नामकरण दे दिया गया। परंतु बात यहीं पर रुकी नहीं। क्या नहीं रुकी? तो बात करते हैं आगे आने वाले समय में एक वैज्ञानिक हुए, एक पैथोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था टीजे व्यूरिल। क्या नाम था? टीजे व्यूरिल नाम था। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम इन्होंने एप्पल एंड पियर पे इस डिजीज को ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट किया। तो ध्यान देंगे, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम क्या किया इन्होंने? एप्पल एंड पियर मतलब सेब और नाशपाती पर इस रोग को देखा, इस रोग को खोजा। तो कहानी की बात यहां पर क्या आती है कि पूछा जाएगा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किसके द्वारा खोजा गया? तो टीजे व्यूरिल के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा होता है भाई साहब? जीवाणु के द्वारा होता है। अब बात आती है कि जीवाणु कौन सा है? तो जीवाणु का नाम है इरविनिया एमाइलोवोरा। इरविनिया एमाइलोवोरा, एमाइलोवोरा। ध्यान देंगे, इरविनिया एमाइलोवोरा नाम का एक जीवाणु है जिसने सबसे पहले क्या किया? सेब और नाशपाती पर अटैक किया। अब ध्यान देना, क्या जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है भाई साहब, ये फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है? फर्स्ट बैक्टीरियल पैरासिटिक डिजीज है। ध्यान देना, क्या है? फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। तो आप यहां से लिख लो कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज किसमें? प्लांट में। सारी कहानी आप लिखते चलो, पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर का धुआं धुआं करना है अपने को। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट कौन सा आएगा? तो ध्यान देना, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट आ गया आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल आ गया। अब फर्स्ट जो निमेटोड डिजीज कौन सा है? तो एंगुइना टिटिसाई है। कौन सा है? एंगुइना टिटिसाई। फर्स्ट वायरॉइड डिजीज कौन सा है? पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। समय आएगा, हर चीज आपके लिए बेटर होगी। बस आप ध्यान रखिए, धैर्य पूर्वक एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे
कि एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं बचेगा। ये जो बैक्टीरिया भाई साहब हैं, इनका क्या है, इनका व्यवहार कैसा अपने मोहल्ले में, तो इनके व्यवहार के बारे में बात कर लेते हैं। ये भाई साहब देखने में कैसे लगते हैं, रोड शेप देखने में लगते हैं। कैसे लगते हैं, रोड शेप देखने में लगते हैं। और ये जब चलने का इनका मन होता है तो इधर उधर कहीं भी भाग सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर के चारों तरफ क्या होता है, फ्लैजला लगे होते हैं। जिस भी बैक्टीरिया के शरीर के चारों तरफ फ्लैजला लगे होते हैं, उस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस जीवाणु कहते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। आकार में भाई साहब कैसे दिखते हैं, रोड शेप दिखते हैं। ये भाई साहब कैसे होते हैं, एक ग्राम स्टेनिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया दो भागों में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो इस प्रकार का बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया या तो सिंगल रहना पसंद करता है या फिर क्या होता है, एक चैन, एक श्रृंखला में रहना पसंद करता है। तो पहला प्रश्न, इसको बड़ी धमाकेदार तरीके से हम लोगों ने सोल्व किया, बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान दिया और पढ़ा। तो आप भी इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे। भाई साहब टेलीग्राम चैनल आपको कैसे मिलेगा, आप हमारे यूट्यूब के लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यदि आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से नहीं जाना चाहते हो तो आप हमारे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, वहां से सोशल लिंक पे जाओ, वहां से हमारी सारी सोशल जो लिंक हैं सोशल मीडिया की सब आपको मिल जाएंगे, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फिर यूट्यूब हो, या आप मोबाइल लैपटॉप में जहां कहीं चलाना चाहते हो वहां से आप एप्लीकेशन को चला सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको वहां भी मिल जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब से अगर मान लो क्लास देख रहे हो तो आपको पीडीएफ लिखना ना पड़े, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए आप हमारे चैनल पे जाओगे, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की एक खूबसूरती और हम बता दें कि रोज सुबह 10 प्रश्न हिंदी में और इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपके टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं। 700 से ज्यादा प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आप नए हो, हमारे टेलीग्राम चैनल तक अभी तक नहीं पहुंचे हो, तो आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां से ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल तक जाइएगा, क्योंकि वहां आपको 770 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। हर दिन 10 प्रश्न आपको आते हैं, आप देखिएगा क्विज के माध्यम से, और जो भी जुड़ी अपडेट होते हैं आपको वहां सारी जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, ब्रिक्स डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ब्रिक्स डिग्री की माप, ब्रिक्स डिग्री माप की एक इकाई है। जो ब्रिक्स डिग्री होता है वो किसके माप की एक इकाई है, तो टोटल फैट इन जूस, टोटल विटामिन इन जूस, टोटल सॉलिड इन जूस, टोटल हार्मोन्स इन जूस। तो आप ध्यान देंगे जो ब्रिक्स यूनिट है, ब्रिक्स डिग्री है, वो क्या मेजर करती है, टोटल सॉलिड इन जूस, मतलब रस में कुल ठोस की मात्रा। क्या ज्ञात करता है, रस में कुल ठोस की मात्रा यहां से ज्ञात की जाती है। अब ब्रिक्स जो होता है, रस में कुल ठोस जो होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, टीएसएस के बारे में भी जान लेते हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टीएसएस के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये ब्रिक्स को मेजर करता है। क्या ब्रिक्स मेजर करता है, टोटल सॉलिड इन जूस। जूस जो होता है ना, फलों का जूस, जैसे जो फल है इससे क्या प्राप्त होता है, जूस प्राप्त होता है। तो फलों से जो जो जूस प्राप्त होता है, इसी में क्या होता है, टोटल सॉलिड होता है। क्या होता है, टोटल जो सॉलिड होता है, इसको किससे मापा जाता है, तो ब्रिक्स डिग्री से मापा जाता है। यही बात कहते हैं। इसी जूस का हम आगे बहुत सारे कामों में प्रयोग करते हैं। ताजा फ्रेश जूस पीते हैं, इसी जूस का हम क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं उसके साथ, और गर्म करके पकाकर जो तैयार कर लेते हैं वो जेली बन के तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है कि नहीं तैयार हो जाती है। और मान लो इसी फल से जूस ना निकालें, इसका सीधा गूदा प्रयोग कर ले, तो हम उससे क्या बना लेंगे, जैम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जैम बना लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हुआ, टोटल सॉलिड इन जूस, जूस में कुल ठोस की मात्रा ज्ञात की जाती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये नॉर्मल प्रश्न है थोड़ा। अब ये प्रश्न आता है, जेली तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब यहां से अपने बात करेंगे जेली तैयार करने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है, जेली तैयार करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ जेली। जेली तैयार करने के लिए कौन सा कारक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है एसिड कंटेंट, दूसरा एल्केलाइन कंटेंट, तीसरा है बफर कंटेंट, चौथा है सैलाइन कंटेंट। तो भैया जेली तैयार करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, एसिड कंटेंट की जरूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जेली भाई साहब क्या होती है। तो भाई साहब जेली की अगर हम बात करते हैं, तो जेली की अगर हम बात करें
तो ध्यान देना, जेली की अगर हम बात करें भाई साहब तो क्या बात करेंगे, फल का जूस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फलों का जूस तैयार करते हैं। फलों का जो जूस होता है उसको भाई साहब हम निकाल देते हैं, प्लस इसमें क्या मिलाते हैं, प्लस हम मिला लेते हैं चीनी मिला लेते हैं। जब इतना मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पका लेते हैं। क्या क्या करते हैं, पकाकर हम क्या करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। पकाकर एक पदार्थ बनाते हैं, और ये पदार्थ भाई साहब क्या होता है, ये जो पदार्थ होता है कैसा होता है, ध्यान देना, यहां पर अर्ध ठोस होता है भैया। कैसा होता है, अर्ध ठोस होता है, और कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ये पहचान जेली की आप लोग ध्यान देना, ये यहां से प्रश्न आएगा, जेली कैसा होता है भाई साहब, अर्ध ठोस होता है, और कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसे बनाया जाता है भैया, फलों का जूस लिया जाता है और चीनी को मिलाकर उसमें गर्म कर दिया जाता है। अब कहानी यही नहीं रुकेगी, कहानी और आगे जाएगी। क्या आगे जाएगी, जेली बनाने के लिए मुख्य अवयव क्या बात आती है, मुख्य अवयव क्या होता है, तो जेली बनाने के लिए मुख्य अवयव क्या होता है भैया, पेक्टिन होता है। क्या होता है, पेक्टिन होता है, ध्यान देना, पेक्टिन। और ध्यान देना, पेक्टिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 1% तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा होनी ही चाहिए। टीएसएस की बात करते भाई साहब, जेली में टीएसएस की अगर हम बात कर लें तो कितना होगा भाई साहब, 65% टीएसएस होता है। कितना होता है, 65% जेली में टीएसएस होता है। क्लास को लाइक ठोको, शेयर मारो, कमेंट लगा दो, आग भयंकर तरीके से शेयर करते रहो, जितना शेयर कर पाओ। एक से बढ़कर एक धुरंधर प्रश्न आएंगे और सबका गला घोट के हम निकलते चले जाएंगे। ये अपनी विचारधारा है इस सब्जेक्ट को लेकर, चाहे कोई भी प्रश्न आए हॉर्टिकल्चर में हम आपको बना देंगे बादशाह। अभी हाल फिलहाल हम लोग अभी एक हॉर्टिकल्चर में एक महान विभूति को खो दिए। आप सब लोग जानते होंगे डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है, अब हम स्वर्गीय डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब बोलते हैं। तो टीएसएस की मात्रा 65% होती है। बात आती है यहां पर अम्लता, तो जेली में भैया अम्लता कितनी होती है, तो 0.75 टू 0.9% क्या होती है, जेली में अम्लता होती है। जो जेली बन के तैयार होती है तो इसका पीएच, इसका रखरखाव कितने पीएच पर करते हैं, 3.2 पीएच पर हम करते हैं। उसके बाद आती है भाई साहब, जेली बनाने के लिए तापमान कितना चाहिए, तो जेली बनाने के लिए भाई साहब 105 क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। किसके बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए तापमान चाहिए। हमने इतनी सारी कहानी आपको जेली बनाने के लिए बता दी। अब जेली जो है, उत्तम जेली जो किससे बनाई जाती है, तो ध्यान देना, जो जेली बनाने के लिए आपको फल की जरूरत पड़ेगी तो अमरूद की जरूरत पड़ेगी। अमरूद जो है उत्तम क्वालिटी की जेली तैयार किया जाता है। आप ध्यान देना, जेली जो बनेगी अमरूद से कैसी बनेगी, उत्तम क्वालिटी की जेली बनेगी। उसके बाद अमरूद के बाद और भी आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, इससे भी जेली बनाई जाती है। स्ट्रॉबेरी मानव निर्मित क्या होता है, फल होता है। करौंदा है, करौंदे से भी, कैरिसा कैरेंडिस, करौंदे से भी क्या बनाया जाता है, जेली तैयार किया जाता है। तो इवन यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया कि जेली के बारे में बात कर ली, तो जेली के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या की कि एसिड कंटेंट, अम्ल सामग्री जो होती है जेली बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इन विकल्प के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या हुआ, एसिड कंटेंट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे की ओर और आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। जितनी मेहनत हो सकती है हमारे द्वारा, आपके द्वारा करते रहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमको ऑफर दिया गया है कि भैया सरकारी नौकरी लगना है, तो ध्यान देना इस बात पर। यहाँ बात कही गई है आम की छोटो लिख दिया गया है भैया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आ गई, थोड़ा टाइपिंग कभी कभी एरर आ जाती है। तो हमने क्या किया, आम की छोटी पत्ती किसकी कमी के कारण होती है, तो छोटी पत्ती जो विकार होता है वो किसकी वजह से होता है, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो हम जब कभी भी बात करते हैं तो एक तो चीज देखते हैं कि आम में छोटी पत्ती रोग किसकी वजह से होता है, तो जिंक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, जिंक की वजह से होता है। ध्यान देना, जिंक क्या है, एक सूक्ष्म तत्व है। क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक की अगर हम बात करेंगे तो कैसा है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। दूसरी बात और इसके विषय में हम क्या जानकारी लेंगे, क्या है, मृदा में क्या है, अगतिशील है। कैसा है, मृदा में अगतिशील है।
तो इस पर भी थोड़ी विचारधारा हम लोग कर लेते हैं। केवल जिंक ही नहीं, फास्फोरस भी क्या होता है, मृदा में अगतिशील होता है। तो यहीं पर फास्फोरस और जिंक दोनों की कहानी को निपटा लेंगे। उसके बाद अगर कमी के लक्षण पूछा जाए तो कमी इसकी कहाँ दिखती है, या कमी के लक्षण की अगर हम बात करें तो कमी के लक्षण इसके दिखते हैं संपूर्ण भाग पर। किस पर दिखते हैं, संपूर्ण भाग पर दिखते हैं। तो ध्यान देना, कमी के लक्षण कहाँ इसके दिखेंगे, संपूर्ण भाग पर दिखेंगे। किसके संपूर्ण भाग पर, तो भैया पौधे के संपूर्ण भाग पर कमी के लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां तक अपने बात सही कर लिए। अब जो जिंक होता है, ध्यान देना, जिंक ये हो गया छोटी पत्ती रोग। अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। छोटी पत्ती रोग जो है, या आम की जो छोटी पत्ती विकार है, ये जो छोटी पत्ती विकार है, इसकी रोकथाम अगर हम बात करें कि इसकी रोकथाम भाई साहब किससे करना चाहें, तो इसकी रोकथाम की हम अगर बारे में बात करें तो जिंक सल्फेट हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब जिंक सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो जिंक सल्फेट हमको यहाँ से कुछ अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती है। जैसे हम जिंक सल्फेट की जब बात करते हैं तो सामान्य जो जिंक सल्फेट होती है उसमें कितना जिंक होता है, सामान्य जिंक सल्फेट में 36% Zn होता है। ध्यान देना, एक होती है मोनोहाइड्रेट, कौन सी होती है, मोनोहाइड्रेट होती है जिंक, एक होती है मोनोहाइड्रेट। तो मोनोहाइड्रेट में भाई साहब 33% जिंक होती है। कितनी होती है, 33% जिंक होती है। एक होती है हेप्टाहाइड्रेट, क्या होती है, हेप्टाहाइड्रेट होती है, हेप्टाहाइड्रेट। ध्यान देना, जिंक सल्फेट के ब्रांड है, इसमें 21% Zn होता है। कितना होता है, 21% Zn। अब ध्यान देना थोड़ा, जो पादप दैहिकी विकार होते हैं वो कैसे होते हैं, अजैविक कारक के द्वारा होते हैं। तो ध्यान देना, जो पादप दैहिकी विकार होते हैं, पादप दैहिकी विकार जिनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिजीज किससे होते हैं, जैविक कारकों से होते हैं। जो पादप दैहिकी विकार होते हैं भाई साहब वो एबायोटिक पैथोजन से होते हैं। किससे होते हैं, एबायोटिक पैथोजन से होते हैं। अब इसको अगर आपको डिटेल में देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना और क्या देखना, आप प्लेलिस्ट पे चले जाना, पैथोलॉजी फॉर एजीटीए के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर एबायोटिक पैथोजन, बायोटिक पैथोजन को हमने डिटेल से समझा रखा है। यदि आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो पादप दैहिकी विकार होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एबायोटिक पैथोजन की वजह से। एबायोटिक पैथोजन लाइक पोषक तत्व की कमी, मिट्टी या क्लाइमेट, या फिर टेम्परेचर ज्यादा होना, कम होना, इसकी वजह से सारी चीजें होती हैं। अब हम बैंगन में अगर छोटी पत्ती की बात कही जाए भाई साहब, बैंगन में छोटी पत्ती, तो यहीं से बात बदलती है। मोस्टली जो होती है छोटी पत्ती जिंक होती है, परंतु बैंगन में जो छोटी पत्ती विकार है भाई साहब वो किसके द्वारा होता है, छोटी पत्ती विकार। मतलब अगर इन चीजों की कमी है तो पत्तियां कैसी रह जाएंगी, नॉर्मल ग्रोथ से क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, छोटी सी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। तो बैंगन में अगर छोटी पत्ती की बात करेंगे अपन तो किसकी वजह से हो जाएगी, तो माइकोप्लाज्मा की वजह से हो जाएगी। किसकी वजह से हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा में बैंगन में छोटी पत्तियों का विकार देखने को मिलता है। आप यहां तक इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्यूडोस्टेम इन बनाना इज कॉल्ड, हार्वेस्टिंग के बाद बनाना के स्यूडोस्टेम को क्या कहा जाता है। पहला दे दिया है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या होता है भाई साहब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, मान लेते हैं ये ओवेरी है। ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। नॉर्मल कंडीशन में निषेचन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, ओवरी क्या हुआ, डेवलप हो गई किसमें, फ्रूट में। कभी भी अगर ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन आ रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा किसमें बदल रही है, फ्रूट में बदल जा रही है। मतलब अंडाशय में बिना निषेचन के फल सीधा बन जा रहा है, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और ऐसी घटना से जो फ्रूट डेवलपमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं भैया कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, बीज रहित होते हैं। इस बात को आप ध्यान देना, बिठा लेना। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कई बार पार्थिनोकार्पी नेचुरल होती है, कई बार पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल मतलब कोई हम हार्मोन छिड़क दें और उसको बीज रहित बना लें, जैसे अंगूर वगैरह में हम करते हैं।
कुछ फसलें ऐसी हैं जहां पर पार्थिनोकार्पिक कंडीशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मतलब उन फसलों में हम पार्थिनोकार्पी नहीं करना चाहेंगे। किन फसलों के? जिनके हम सीड एडिबल करते हैं, बीज जिनके खाते हैं, जैसे आलमंड हो गया। अब उसमें अगर हम बीज ही गायब कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी फसल के लिए पार्थिनोकार्पी प्रोसेस सिग्निफिकेंस नहीं रखती है। तो ध्यान देना, जो आलमंड है, जो सीड एडिबल कोई भी फ्रूट होंगे उनमें पार्थिनोकार्पी कंडीशन का कोई भी रेलिवेंट नहीं रहता है। तो ध्यान देना पार्थिनोकार्पी क्या होता है। पार्थिनोकार्पी जो टर्म दिया पार्थिनोकार्पी, ये वैज्ञानिक थे नल। इन्होंने 1902 में क्या किया? पार्थिनोकार्पी शब्द दे दिया। अब पार्थिनोकार्पी को अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग टाइप से वर्गीकृत भी करते रहे। अगला है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी भाई साहब क्या होता है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? पॉलिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, और बीज बनने से पहले इम्ब्रायो एबॉर्शन हो जाएगा। इम्ब्रायो के द्वारा एबॉर्शन हो जाता है नेचुरली तरीके से, और परिपक्व बीज नहीं विकसित हो पाता है। ऐसी घटना को हम बोलते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। क्या बोलते? ये पार्थिनोकार्पी का ही एक घटक होता है। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? निषेचन होगा, परागण होगा, परंतु बीज बनने से पहले क्या होगा? प्राकृतिक तरीके से एबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। मटॉकिंग क्या होता है भैया? मटॉकिंग क्या होता है? प्रश्न का उत्तर हमारा मटॉकिंग ही है। क्या होता है मटॉकिंग? केला क्या है? बनाना की अगर हम बात करते हैं, केला, तो जो बनाना होता है भैया मूसा पैराडिसिया का, तो बनाना जो होता है वो कैसा होता है? मोनोकॉर्पिक फ्रूट होता है। कैसा होता है? मोनोकॉर्पिक फ्रूट होता है। अब भैया मोनोकॉर्पिक फ्रूट की जब कहानी आती है तो क्या ट्विस्ट आता है कहानी में? मोनोकॉर्पिक मतलब एक ही बार फल आएगा, एक ही बार फूल आएगा। जब एक बार फल आएगा, एक बार फूल आएगा, तो फिर दोबारा इसको क्या हम झक मारने के लिए खड़े कर रखेंगे? नहीं खड़ा कर रखेंगे इसको जमीन पे। क्या कर देंगे? इसके स्टेम को काट देंगे, जमीन के ऊपर वाले स्टेम को। क्या करेंगे? जमीन के ऊपर वाले स्टेम को काट देंगे, ताकि साइड वाले जो स्वाड सकर होंगे वो बढ़िया तरीके से बाहर आ सके। तो उस स्यूडो स्टेम को काटना क्या कहलाता है भाई साहब? मटॉकिंग कहलाता है। अब ध्यान देना थोड़ा, यहां पर जो केला है उसका जो तना होता है, तो ध्यान देना, जो भूमि सतह से ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं? भूमि सतह के ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं? और भूमि सतह के नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं? भूमि सतह के नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं? जो भूमि सतह के ऊपर होता है उसको हम आभासी तना कहते हैं, स्यूडो स्टेम बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? स्यूडो स्टेम बोलते हैं। यही क्या होता है? स्यूडो स्टेम को काट दिया जाता है, यही क्या कहलाता है? और एक होता है राइजोम भैया। क्या होता है? राइजोम होता है। यही राइजोम आगे क्या होता है? प्रवर्धित भाग होता है। क्या होता है? प्रवर्धित भाग होता है। और प्रवर्धित भाग क्या होता है? स्वाड सकर होता है, तलवार जैसी पुत्तियां। क्या होता है? स्वाड सकर होता है, तलवार पुत्तियां। 750 ग्राम का जो पर सकर होता है, ध्यान देते हैं, 750 ग्राम का सकर जो होता है वो मतलब प्रोपोगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? राइजोम। केले के भूमि के नीची सतह पर जो तना होता है उसको हम राइजोम कहते हैं, सतह के ऊपर जो होता है उसको स्यूडो स्टेम कहते हैं। जब एक बार फल केला दे देता है, मोनोकॉर्पिंग का मतलब होता है एक बार फल देना, उसके बाद इसके स्टेम को हम ऊपर से काट देते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं भाई साहब? मटॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मटॉकिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए ना इस घटना को क्या कहते हैं? मटॉकिंग कहते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, जल्दी जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। और क्लास को शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके भाई साहब शेयर करते रहिएगा। ये कल्याण बैच आपका कल्याण बिल्कुल करके ही मानेगा, ये दावा है। हाँ, ये जरूर ध्यान देना, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी आपको एक दिन हो सकता है लेट कर दे, परंतु आपको 1% कम में विश्वास नहीं करने देगी। ये हमारा हर दिन का मेहनत जो एजीटीए वाले बच्चों के लिए ही पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम हर एक प्रकार के कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको क्या कुछ बेहतर किया जा सके आपके लिए।
उसके पीछे काम चल रहा है। और बहुत ज़्यादा हम अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी टीम जो हमें सपोर्ट कर रही है कि हम आज उस कंडीशन पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हमारे बच्चे जो AGTA वाले हम पे जो भरोसा जता के आज हमारा जो चाहे हम ऑनलाइन की बात करें 2000 से ज़्यादा एडमिशन हमारे पास है ऑनलाइन में, 2400 प्लस एडमिशन हमारे पास हैं। यदि हम ऑफलाइन की बात करें तो हमारे पास 80 प्लस स्टूडेंट ऑफलाइन जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। अगर हम नए बैच कल्याण बैच की बात करें तो ऑनलाइन में हमारा अभी मतलब स्टार्टिंग ही हुआ है, 200 प्लस कैंडिडेट हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। तो ये आप लोगों का जो सहयोग है, सपोर्ट है, ये बहुत मायने रखता है, हमको एनर्जेटिक बनाता है और हम निरंतर आपके लिए ऐसे ही मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम बात करते हैं जेलीमीटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, जेलीमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो जेलीमीटर की जब हम बात करते हैं किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? फैट, TSS, पैक्टिन, प्रोटीन। तो जेलीमीटर किसके मापने के लिए किया जाता है? पैक्टिन मापने के लिए किया जाता है। ध्यान देना, एक हम बात आपको बताने जा रहे हैं। फल जब खराब होते हैं, फलों के खराब होने पर उसमें क्या आती है? गंध आती है, स्मेल आती है। तो ये किस वजह से आती है भैया? आज तक आपको पता चला? नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, आप आओ पता चलेगा आपको कि फल कभी कभी आप देखते होंगे सड़ जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है। क्या स्मेल आती है? जो पैक्टिन होता है ना भाई साहब, जो पैक्टिन होता है ये किस में बदलता है? पैक्टिनिक अम्ल में बदलता है, पैक्टिनिक एसिड में बदल जाता है। और जैसे ही ये पैक्टिनिक एसिड में बदलेगा, समझ लो फल खराब होके क्या करेगा? दुर्गंध देने लगेगा। क्या देने लगेगा? दुर्गंध देने लगेगा। यही काम होता है पैक्टिन का, सीधा पैक्टिनिक अम्ल में बदलना, फल के खराब होने के बाद दुर्गंध आना। और यहाँ पर हमने जेलीमीटर की बात की, तो जेलीमीटर किसका प्रयोग करेगा? किसको मापने के लिए? तो पैक्टिन को मापने के लिए जेलीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बात करते हैं कोल फसलें मुख्य रूप से हैं, मतलब कोल क्रॉप्स आर प्रीडोमिनेंटली। तो कोल क्रॉप्स जो हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं, कोल क्रॉप्स के बारे में। तो भैया कोल क्रॉप्स क्या होता है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ घटनाएं, कुछ बातें लिख लेंगे। जैसे फूल गोभी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फूल गोभी की बात कर लेते हैं हम लोग पात गोभी की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? पात गोभी की बात कर लेते हैं। हम लोग गांठ गोभी की बात कर लेते हैं। हम लोग ब्रोकली की बात कर लेते हैं। हम लोग ब्रसल स्प्राउट की बात कर लेते हैं। ब्रसल स्प्राउट की बात कर लेते हैं। ये सब भैया क्या हैं? ये एक शब्द है कोलवर्टस। क्या है? कोलवर्टस है, जो जंगली शब्द है कोलवर्टस, इसी से निकल कर आया है कोल क्रॉप्स। क्या निकल कर आया है? कोल क्रॉप्स निकल कर आया है। और ये कोल क्रॉप्स जो होते हैं कौन सी फैमिली के होते हैं? तो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। कौन सी फैमिली के होते हैं? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। इसकी भैया क्या पहचान होती है ब्रेसिकेसी की? तो इसका जो पुष्प सूत्र होता है उसमें चतुर्दीर्घी दशा पाई जाती है, टेट्राडाइनमस कंडीशन इसमें पाई जाती है। ये पुष्प सूत्र पहचानने का एक तरीका होता है, हमने यहां देख लिया। अब बात करते भैया डायोसियस का मतलब क्या होता है? तो डायोसियस का मतलब भैया होता है, एक मान लो ये प्लांट है, ये एक प्लांट है और इसमें ये एक फ्लावर है। ये फ्लावर भैया कैसा है? मादा फ्लावर है। और एक ये प्लांट है और इसमें ये फ्लावर है भैया, ये कैसा फ्लावर है? ये नर फ्लावर है। जब नर और मादा फ्लावर अलग अलग पौधे पे होंगे तो ये घटना क्या कहलाएगी? डायोसियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायोसियस कहलाएगी। जब डायो का मतलब दो और सियस का मतलब जगह, दो अलग अलग जगह पर जब नर मादा होगा, अलग अलग पौधे पर जब नर मादा होगा, तो ऐसी घटना को डायोसियस कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन भैया क्या होता है? तो ये कोल क्रॉप्स जितनी होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। कैसी होती क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स? कोई भी पुष्प का
जो परागकण है अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना जाकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है, ऐसी घटना को हम परपरागण कहते हैं। परपरागण होने के लिए कई सारे कारण रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो परपरागण कराते हैं? नंबर एक, पहला डाइकोगैमी, मतलब नर मादा का सही समय पे एक समय पे परिपक्व ना होना। अब नर मादा का जब एक समय पे परिपक्व ना होना की बात आएगी, डाइकोगैमी की बात आएगी, तो डाइकोगैमी इज अ टू टाइप, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री मेल पार्ट फर्स्ट अपीयर, प्रोटोगाइनी फीमेल फर्स्ट अपीयर, देन मेल अपीयर। ठीक है, तो मान लो अगर नर पहले विकसित हो गया, मादा बाद में विकसित हो रही है, तो नर जब पहले विकसित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेगा मादा पुष्प के, वो किसी दूसरे पुष्प के पास चला जाएगा, परागित कर देगा। तो पहली घटना डाइकोगैमी, मतलब विषम जो परिपक्वता होती है, विषम काल परिपक्वता, एक समय पे नर और मादा परिपक्व नहीं होते हैं। दूसरी कंडीशन, स्टाइल का छोटा बड़ा होना। ठीक है, स्टाइल की लेंथ मैटर करती है, अगर स्टाइल बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तब भी परपरागण हो जाएगा। मान लो पोलन गिरा और स्टाइल बहुत छोटी है तो वो आगे चला गया, पोलन गिरा स्टाइल बहुत लंबी है तो ऊपर नहीं जा पाया, तो ये भी एक कंडीशन परपरागण की बनेगी। तीसरी, सेल्फ पॉइजनस, स्वाभिसिता। कभी कभी क्या होता है, अपने ही पुष्प का परागकण जब अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो पूरा वर्तिकाग्र सूख जाता है, ऐसी घटना को हम बोलते हैं सेल्फ पॉइजनस, स्वाभिसिता। उसके बाद आती है मेल स्टेरिलिटी। मान लो किसी प्लांट्स का मेल ही स्टेराइल है तो वो अपने प्लांट्स के फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, तो उसको दूसरे मेल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगला होता है सेल्फ इनकम्पेटिबल कंडीशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये बड़े परम व्यक्ति होता है सेल्फ इनकम्पेटिबल। क्या होता है, ये बड़ा सड़ा होता है, मतलब इसके पास सब कुछ होता है, मतलब पॉलिनेट करने की क्षमता होती है, फर्टाइल होता है, परंतु अपने मादा पुष्प को फर्टाइल नहीं करता है, दूसरे पुष्प पे जाके क्या करता है, इसके अंदर दूसरे पुष्प को फर्टाइल करने की एबिलिटी होती है, अपने पुष्प को पॉलिनेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे तमाम कारक ऐसे आते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भैया क्या होता है, जब कोई पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिर जाता है तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, जैसे होमोगैमी, नर और मादा का सही समय पे परिपक्व हो जाना, ये क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या घटना होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही पुष्प पे नर और मादा दोनों होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। उसके बाद आता है भैया ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच की घटना होती है। कोई भी प्लांट्स जिसमें 5 से लेकर के 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस देखे जाते हैं, उनको हम ओपन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। कितना, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। अगर कोई प्लांट में 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेट मान लेते हैं। यदि 5 से बढ़ेगा क्रॉस पॉलिनेशन का चांस तो उसको सेल्फ ना मान के ओपन मानते हैं। यदि वो 30% तक है तो अगर 30 से भी आगे निकल गया तो उसको ना सेल्फ ना ओपन, फिर क्या मानेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मटर का चूर्णी फफूंद रोग किसके कारण पैदा होता है? तो मटर का जो चूर्णी फफूंद रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू है मटर का, ये इस पर देखते हैं मटर का पाउडरी मिल्ड्यू। तो समझ में आना चाहिए मटर का जो पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। भैया क्या होता है, फंगस के द्वारा होता है। यहां तक तो अपनी बात समझ में आ गई। मिल्ड्यू क्या होता है, तो मिल्ड्यू की बात करते हैं। मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू हो चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, मिल्ड्यू होता है सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलिया। क्या होता है, सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलिया। सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलिया। भाई साहब सुपरफिशियल क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक ये मार्च चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, धूल धक्कड़ हुई और हमारी शर्ट पे आके गिर गई और हमने कहा अरे यार शर्ट गंदी हो गई, थोड़ा सा ऐसे से हाथ किया, इस प्रकार से ऐसे किया, सारी मिट्टी नीचे चली गई। ये होती है सुपरफिशियल, बहुत नाजुक, थोड़ा सा टच कर तो नीचे गिर जाती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब होता है पौधे के ऊपर सफेद सफेद चूर्ण इकट्ठा हो जाना, और जैसे पत्ती पौधे की हम पकड़ के इस प्रकार से हिला देंगे सारा चूर्ण नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल ग्रोथ। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है भैया फंगस से होता है। मिल्ड्यू जो होता है दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। मिल्ड्यू इज टू टाइप, फर्स्ट इज पाउडरी मिल्ड्यू और सेकेंड इज डाउनी मिल्ड्यू। सेकेंड इज डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, दो प्रकार का मिल्ड्यू होता है। डाउनी मिल्ड्यू का नाम कबूतर के डाउन पिच के नाम पे रखा गया,
क्योंकि डाउन पिच क्या होते हैं कबूतर के, बिल्कुल स्किन से टच होते हैं त्वचा से। डाउन, यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू का होता है प्लांट के लीव्स की सरफेस के डाउनी ग्रोथ होती है फंगल की सुपरफिशियल, इसलिए इसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। अब बात होती है इनके मैनेजमेंट की, तो इनके मैनेजमेंट में क्या हम करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को भैया हम शॉर्ट में पीएम कह सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू को भैया शॉर्ट में हम डीएम कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब कभी बात आएगी पाउडरी मिल्ड्यू की तो हम क्या प्रयोग करेंगे, सल्फर फंजीसाइड प्रयोग करेंगे। भाई साहब क्या प्रयोग करेंगे, सल्फर फंजीसाइड प्रयोग कर लेंगे। अब आप कहोगे सर इसको हम कैसे याद कर पाएंगे, तो अल्फाबेट में पी और एस बिल्कुल भैया पास पास ही आते हैं, थोड़ा बहुत पास पास आते हैं। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम किससे कंप्लीट करेंगे, तो कॉपर से कंप्लीट करेंगे। किससे करेंगे, कॉपर फंजीसाइड। अब भैया देख के बताना जरा अल्फाबेट को कि डी और सी पास पास आते हैं कि नहीं आते हैं, तो पाउडरी पीएस, डाउनी डीएम डीसी। तो याद रखने के लिए पास पास वाली कहानी आप याद रखोगे, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे। अब आपका जवाब आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया इन दोनों में से ट्रू मिल्ड्यू किसे कहते हैं, इन दोनों में से हम ट्रू मिल्ड्यू किसे कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। यदि आपको ये बहुत डिटेल से पढ़ना है तो हमारी पैथोलॉजी की क्लास आप ज्वाइन करिएगा, उसमें हम बड़ी डिटेल से बताए हैं कि मिल्ड्यू भाई साहब होता क्या है। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है मटर में, ये किसके द्वारा लगता है, एरिसिफी पॉलीगोनी। किसके द्वारा लगता है, एरिसिफी पॉलीगोनी नाम का एक फंगस है, उसके द्वारा लगता है। एरिसिफी पॉलीगोनी नाम का एक फंगस है, उसके द्वारा क्या लगता है, मटर में ये चूर्णिलासिता रोग लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़िए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, फलों में सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। भाई साहब फलों में मीठी चीनी की जब कभी बात आ जाए, तो फलों में मीठी चीनी की जब कभी बात आए तो कौन सी चीनी होती है, फ्रक्टोज होती है। भैया क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। और फ्रक्टोज से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे फ्रक्टोज क्या होती है, एक मोनोसैकेराइड होती है। क्या होती है, एक मोनोसैकेराइड होती है फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड्स होती है। अब मोनोसैकेराइड सिर्फ फ्रक्टोज होती है कि और भी कुछ होते हैं, जैसे ग्लूकोज भी होती है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है। उसके बाद गैलेक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है। उसके बाद फ्रक्टोज भी है, उसके बाद फ्रक्टोज भी है। ये सब की सब कैसी हैं, मोनोसैकेराइड हैं। फ्रक्टोज की कंडीशन क्या होती है, इसमें क्रियात्मक समूह अगर पूछा जाए तो क्रियात्मक समूह कैसा लगाओगे, तो क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करेंगे तो कीटोन होता है। कौन सा होता है, कीटोन होता है। और अगर हम इसका सूत्र पूछ लें तो क्या होता है, C6H12O6। ये फ्रक्टोज का भैया फॉर्मूला होता है, और ये किसमें पाया जाता है, फलों में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, फलों में देखने को मिलता है। तो आप इसको इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहां की गई। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा ये टेक्निकल एरर आ गई टाइपिंग करने में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी की बात करते हैं। एनएचबी, जो एनएचबी है इसका स्थापना कहां की गई, तो इसका स्थापना हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो गुड़गांव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गुड़गांव की बात करेंगे। और गुड़गांव कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। परंतु एट प्रेजेंट अगर इसका हम देखें तो ये एनसीआर रीजन, एनसीआर क्षेत्र में ये पड़ती है। कहां, नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में इसका विस्तार है, एनसीआर में। गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो भारत का हाईटेक सिटी के रूप में इसको देखा जाता है। जब आप दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या दिल्ली मुंबई हाईवे की ओर जाओगे तो आपको रास्ते में गुड़गांव पड़ेगा। जब दिल्ली जयपुर हाईवे, वही दिल्ली जयपुर कहो चाहे दिल्ली मुंबई हाईवे कहो, ठीक है, वहां पर जब आप जाओगे तो डीएलएफ सिटी आपको पड़ेगी, एकदम रेड और ब्लू कलर का सिटी। आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ब्लॉगर आजकल बहुत मिलते हैं, आपको हर जगह देख लेना। तो आप कभी जाइएगा अगर गुड़गांव तो आप जरूर देखिएगा वहां पर, ठीक है। बहुत हाईटेक सिटी है, गर्व की बात है। आज से 50-60 साल पहले एक नॉर्मल सा कस्बा हुआ करता था, आज देखो कितना ज्यादा हाईटेक हो गया। तो एनएचबी कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में है। कब इसकी स्थापना हुई, 1984। 1984 में देश में दो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। एक घटना 31 अक्टूबर 1984 को होती है, जहां पर
अपने भारत की लेडी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 1984 में। दूसरी कहानी, ठीक उनके 2 महीने बाद 2 से 3 दिसंबर की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहर में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ। जो कार्बारिल नाम का इंसेक्टिसाइड बनाया जा रहा था, उसमें कई लोगों की मौत हुई और वो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से घटना जानी जाती है, जो 2 से 3 दिसंबर की रात को घटना होती है। तो यहाँ पर हमने देखा ना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। अब आप लोगों के लिए कमेंट के लिए हम एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। कौन सा प्रश्न है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आप लोगों के लिए कमेंट में हम छोड़ के जा रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब चला आपको ये बताना है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ही आगे चलकर MIDH, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH कब बना? MIDH के बारे में आपको थोड़ी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखते हैं कितने बच्चे एक ईमानदारी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप ऑन द स्पॉट इसका आंसर कर दोगे, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक समय पे चल रही है। यदि आप किसी सोर्स से देखकर इस क्वेश्चन का आंसर करते हो, तो मान लो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में अभी झोल है और उस झोल को कसना है। और कैसे कसोगे? तो ये कल्याण बैच आपको झोल कसाएगा ना। कैसे सर ज्वाइन करेंगे? सर आप तो बता रहे हो कल्याण बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, ये कैसे हम ज्वाइन करें? कुछ नहीं करना आपको। आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? बहुत कम। मान के चलो उत्तर प्रदेश में सबसे कम फीस में विदाउट पीपीटी में आपको कोर्स दे रहा तो सिर्फ और सिर्फ वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी 199 रुपए में आपको कल्याण बैच मिलेगा। कैसे मिलेगा साहब? आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा और जाइएगा पेड कोर्स में, वहां पर आपको मिलेगा कल्याण बैच। वाई नाउ करिए, पेमेंट कट जाएगा। देन उसके बाद आपको सारी क्लासेस और पीडीएफ मिलने लगेंगी। रोजाना ये क्लासेस चलेंगी। रात को 9:30 बजे से आपके बीच ये क्लासेस मिलना प्रारंभ होंगी। आप विधिवत पूरे दिन में फ्री हो जाइएगा और रात को 9:30 बजे एंजॉय करके इस क्लास को करिएगा। हॉर्टिकल्चर आपने थ्योरी में कहीं पढ़ रखी होगी, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम होगा, कल्याण होगा। और आपका कल्याण तो समझ लो सबका कल्याण। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है आइपोमिया इपोमिया बैटेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आइपोमिया बटाटा किसका वैज्ञानिक नाम है भाई साहब? तो आइपोमिया बटाटा किसका नाम है? शकरकंद या स्वीट पोटैटो। हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं? लखीमपुर खीरी में गंज कहते हैं, शकलकंदी बोलते हैं, गंज बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वैसे इसका नाम क्या है? शकरकंद है। क्या है? शकरकंद है। क्राइजेंथिमम गुलदाउदी का नाम भैया क्या होता है? गुलदाउदी का नाम होता है क्राइजेंथिमम ग्रैंडिफ्लोरा। क्राइजेंथिमम ग्रैंडिफ्लोरा क्या है भैया? ये एक पुष्प है। क्या है? ये एक पुष्प है, क्राइजेंथिमम ग्रैंडिफ्लोरा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भैया आपसे किसकी? तो ग्वावा क्या है भैया? सीडियम ग्वाजावा। क्या है? सीडियम ग्वाजावा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उसके बाद कैरेट, कैरेट का क्या होता है भैया? डॉकस करोटा। क्या होता है? डॉकस करोटा होता है। क्या होता है भैया? डॉकस करोटा, गाजर का वैज्ञानिक नाम। अब हम बात कर लेते थोड़ा आइपोमिया बटाटा वाले केस में। भाई साहब ये बुरा मान जाएंगे, तो बुरा क्यों, इनको मानने दो। तो इनके कुल की बात सीधा कर लो, कौन से भैया परिवार के रहने वाले हो? तो ये भाई साहब कहते हैं हम परिवार वाले हैं। किस परिवार में हैं? कनबोल बुलेसी। इनके परिवार का नाम भैया क्या है? कनबोल बुलेसी। अब बात कहते हैं कि भैया जैसे हमारे में गुणसूत्र 46 है, तो तुम्हारे में भैया गुणसूत्र कितने हैं? तो ये कहते हैं भाई साहब गुणसूत्र तो हम तुमसे ज्यादा हैं। कितने हैं? तो 2n बराबर इनमें कितने होते हैं? 90 होते हैं। परंतु ये क्या है? एक जड़ है, ये तना है। आप इसमें कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो। शकरकंद क्या है? एक जड़ है या तना है? फटाफट से अपनी कंफ्यूजन दूर करो। आगे हम बात करते हैं, आप लोग बताना खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग क्या इनका प्रयोग किया जाता है खाने योग्य भाग में? आप लोग फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, तो इनका प्रवर्धन की जब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आता है
प्रवर्धन से प्रश्न आता है तो क्या प्रयोग करते हैं हम? वाइन कटिंग्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब? वाइन कटिंग का प्रयोग करते हैं। ये कटिंग कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। कटिंग कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। भाई साहब इसमें 2 से 3 आंखें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 आंखें होनी चाहिए। और प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 80,000 कटिंग तो कम से कम हुई। कितनी? 80,000 कटिंग की अगर हम बात कर लें प्रति हेक्टेयर तब तो ठीक है। अगर हम बात करें कितनी दूरी पर लगाते हैं तो 20 सेंटीमीटर अंतरण पर हम इन कटिंग को क्या करते हैं? लगाते हैं। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप लिख लो। कुछ प्रजातियां भाई साहब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर हम प्रजाति की बात कर लें तो गौरी, क्या बात कर लें? गौरी, आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे गौरी। उसके बाद श्रीवर्धनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद रखना। क्या नाम याद रखना है? श्रीवर्धनी। कितना प्यारा प्यारा नाम है, आप भूलोगे ही नहीं। उसके बाद श्री नंदिनी, नंदिनी नाम सुना ही होगा आपने, आगे श्री जोड़ दो, क्या लगा दो? श्री नंदिनी। तो ये किसकी वैरायटी हो गई? सीओ फर्स्ट भी इसी की वैरायटी है। सीओ फर्स्ट भी इसी की वैरायटी है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया वैरायटियों की। तो गौरी, श्रीवर्धनी, श्रीनंदिनी, ये सब किसकी वैरायटियां हैं? स्वीट पोटैटो की वैरायटियां। भैया ये लगाया कब जाता है? अगर कोई पूछ ले कि भैया इसका जो प्रवर्धन होता है या प्लांटिंग होता है या बुवाई कब होती है इसकी, तो इसकी बुवाई की अगर भाई साहब बात किया जाए तो कब बोया जाता है? जुलाई टू अगस्त, जुलाई से अगस्त के बीच में ये बोया जाता है। और ध्यान देना अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं किसान, ठीक है। और इसको जून जुलाई में भी बोते हैं बहुत सारे किसान। आगे हम बात करते हैं अगले कुछ प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाएगा। तो फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, करेले में कड़वा तत्व कौन सा होता है? तो भैया करेले की बात आ गई, बिटर गार्ड की बात आ गई। एक बोटल गार्ड होता है, एक बिटर गार्ड होता है। तो बिटर गार्ड का भैया नाम क्या होता है? तो बिटर गार्ड का नाम होता है मेमोर्डिका चरंतिया। क्या नाम होता है? मेमोर्डिका चरंतिया। मेमोर्डिका चरंतिया इसका नाम होता है। कौन सी फैमिली में आता है करेला? तो कुल कौन सा है भैया इसका? कुकुरबिटेसी। किस में आता है? कुकुरबिटेसी में आता है, ध्यान देना। और कुकुरबिटेसी के जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? पेपो होते हैं भैया। कैसे होते हैं? पेपो होते हैं। पेपो कैसे होते हैं? बहुबीजीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुबीजीय फल होते हैं, ध्यान देना। परंतु एक अपवाद है, क्या है? एक ध्यान देना, एक बीजीय, एक बीजीय फल। कुकुरबिटेसी में आपको एक बीजीय फल देखने को नहीं मिलेगा, परंतु एक है। क्या नाम है इसका? चाऊ चाऊ भैया। ये चाचा जी बड़े खतरनाक है, इनका नाम क्या है? चाऊ चाऊ। बाकी आप कुकुरबिट्स कोई भी देखो, चाहे खीरा देखो, ककड़ी देखो, खरबूजा देखो, तरबूज देखो, करेला देखो, तुरई देखो, परवल देखो, कुदरू देखो, लौका देखो, लौकी देखो, सारे के सारे क्या है? मल्टी सीडेड होते हैं। पर चाऊ चाऊ कैसा होता है भाई साहब? एक बीज होता है। इसका नाम होता है सिसेम इड्यूल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है सिसेम इड्यूल। इसका नाम होता है सिसेम इड्यूल। सिसेम इड्यूल इसका नाम होता है। बात चल रही थी करेले की, तो करेला क्या होता है भैया? मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। क्या होता है? मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। तो भैया करेले की अगर बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे? मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी लिखेंगे। आप लोग कमेंट में छापिएगा करेले की 2 वैरायटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब बात आती है करेले से और जुड़ी हुई कुछ कहानियां जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कैप्सोर्यूबिन। कैप्सोर्यूबिन भैया क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है भाई साहब। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि स्पाइसेस वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है एंटीऑक्सीडेंट। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड भैया क्या होता है? एक सल्फर यौगिक होता है। क्या होता है? एक सल्फर यौगिक होता है। तो ध्यान देंगे, एक सल्फर यौगिक होता है जो क्या करता है? प्याज में तीक्ष्ण गंध का कारण, प्याज में तीक्ष्ण गंध का कारण, ध्यान देना,
प्याज में तीक्ष्ण गंध का कारण कौन होता है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। लहसुन में डाई एलाइल डाई सल्फाइड। अब लास्ट में क्या बचा भाई साहब? कुकुरबिटेसिन बचा। यही करेले में क्या होता है? कड़वाहट का कार्य करता है। हम लोग सब्जियां बनाते हैं, माताएं बहनें सब्जियां जब घर पे बनाती हैं तो करेले की सब्जी में क्या डालती हैं? चीनी डाल देती हैं, राब डाल देती हैं, गुड़ डाल देती हैं। किसके लिए? कि हल्की सी कड़वाहट इसकी हट जाए। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगले प्रश्न की ओर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज रिच सोर्स ऑफ फैट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फल वसा का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है? तो अगर अपन बात करते हैं आंवला, तो आंवला उत्तर नहीं है, परंतु हम आंवले की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। अब बात करते हैं इसका कुल कौन सा होता है? तो U4BAC होता है। कुल कौन सा होता है? तो भैया कुल कौन सा होता है? U4BAC इसका कुल होता है। क्या नाम होता है? U4BAC। इसका कुल कौन सा होता है? U4BAC होता है। बात करते हैं आंवले में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में कितना होता है? तो विटामिन सी आंवले में होता है 630 mg पर 100 ग्राम पर 100 ग्राम। परंतु सर्वाधिक विटामिन सी की अगर बात कर लें कि सर्वाधिक विटामिन सी कहां देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो वारविडास चेरी में देखने को मिलती है। कहां मिलती है? वारविडास चेरी में देखने को मिलती है। ध्यान देना, किस में देखने को मिलेगी? वारविडास चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी देखने को मिलेगी। बात करते हैं विटामिन सी, सबसे जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन या सबसे जल्दी परिवर्तन होने वाली विटामिन, सबसे जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी होती है? विटामिन सी होती है। थोड़ी सी बॉयल कर दो, विटामिन नष्ट होने लगती है। सबसे जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी होती है? विटामिन सी होती है। स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। ठीक है, बेल में क्या पाया जाता है? बेल में सर्वाधिक विटामिन बी पाया जाता है। एगल मार्मेलस। क्या होता है? एगल मार्मेलस रूटेसी कुल का पौधा होता है। भगवान शिव को समर्पित ये पौधा माना जाता है। एवाकाडो क्या होता है? एवाकाडो में सबसे ज्यादा क्या होता है? फैट होता है। एवाकाडो में सर्वाधिक फैट माना जाता है। एवाकाडो के अंदर एवाकाडो को हम क्या बोलते हैं? वाटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्या माना जाता है? वाटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। एवाकाडो को वाटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे वाटर फ्रूट। उसके बाद पोमग्रेनेट अनार जिसको बोलते हैं पुनिका ग्रेनेटम होता है। ठीक है, इसको हम और नाम से भी जाना जाता है, दाड़िम भी कहते हैं, दाड़िम अनार को। ठीक है, दाड़िम भी कहा जाता है, सुख प्रिय भी इसको कहा जाता है अनार को। बहुत सारे नाम होते हैं, आगे हम आने वाली चीजों में बताएंगे। एवाकाडो में फैट जो होता है अमूमन 22 ग्राम के आसपास होता है, 22 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, इसलिए इसको वाटर फ्रूट भी कहते हैं। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। फिर हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का विपटेल विकार किसकी कमी से होता है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को हल करने से पहले आप एक बार इस सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे बीच जुड़े और इंटरेस्ट पैदा करते हुए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हल करते हुए आगे निकले। क्योंकि ये सेशन जो है आपको बड़ा जबरदस्त लगने वाला है। ये मान के चलो कि ये सेशन आपको बहुत सारी जानकारी दे के जाएगा। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना किसी क्वेश्चन की, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ जाते हैं, परंतु हम जब पोस्ट मास्टम कराएंगे तो सारी चीजों को लेकर साथ में चलेंगे। यदि हमसे कोई चीज मिस होती है तो आप उसकी भरपाई करेंगे। मतलब हम दोनों का जो मेहनत होगा ना, एक दिन निचोड़ लेकर आएगा, ये मान के चलो। और नौकरी बहुत जरूरी है सरकारी, क्योंकि AGTA में आपके लिए ऑफर आया है, इतनी ज्यादा वैकेंसी हैं, ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो दीन दुनिया से मतलब छोड़कर सीधा अपनी तैयारी की ओर मूव करिएगा, और तैयारी अच्छी करिएगा। ये डेट कब आएगी, कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, अपना काम नहीं है, आयोग का काम है। अपना काम है किताबों के साथ ज्यादातर ज्यादा टाइम अपना
व्यतीत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। फूल गोभी में विप्टेल विकार किसकी कमी से होता है? विप्टेल डिसऑर्डर ऑफ कलीफ्लावर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। भाई साहब विप्टेल की बात यहाँ पर होने लगी। अब विप्टेल को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं, विप और धन टेल, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? विप का मतलब होता है कोड़ा। आपने बचपन में गेम खेला होगा, कोड़ा जवान खाए पीछे देखे मार खाए। तो कोड़े की पूंछ, अब कोड़े की पूंछ जैसी पत्तियां दिखेंगी। भाई साहब कैसा कोड़ा होता है? ये इस प्रकार से कोड़ा होता था। आप देखे होंगे, बचपन में बनाए होंगे कोड़ा। इस प्रकार से हाथ से पकड़ने वाला होता था और यहीं से ये चाबुक की तरह जाता था, ये कोड़ा होता था। ठीक है, पीछे से सपाक से पड़ता था, एक दौड़ता हुआ जाता था, ये कोढ़ा होता था। तो पत्तियां भैया कैसी प्रतीत होंगी? जो पत्ती हैं फूलगोभी की, जो पत्ती है भैया, भाई साहब जो पत्ती है वो कैसी दिखेगी? कोड़े की पूंछ जैसी दिखेगी। ये किसकी कमी से होता है? तो ये भाई साहब किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। आप यहां से ध्यान देंगे, किसकी कमी से भाई साहब होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अब मोलिब्डेनम की कमी से होता है तो आप ध्यान देंगे, मोलिब्डेनम का स्रोत क्या होता है भाई साहब? इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो इसका स्रोत होता है ओलिवाइन खनिज। क्या होता है? ओलिवाइन खनिज। तो ओलिवाइन खनिज जो होता है वो मोलिब्डेनम, उससे हमको प्राप्त होता है। अब अगर इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि उपचार इसका क्या है, रोकथाम क्या है भाई साहब, तो रोकथाम की अगर हम बात करेंगे तो अमोनियम मोलिब्डेट की मात्रा डालते हैं। क्या डालते हैं? अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट। पौधे मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट फॉर्म में ही रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनियम मोलिब्डेट की मात्रा हमको डालनी पड़ती है। अब आपको बताना पड़ेगा अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम की मात्रा कितनी है। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और अगर नहीं बता पाओगे तो कल की क्लास में हम आपको जो भी आज प्रश्न हम आपसे पूछे हैं, कल पहले सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद अगली क्लास को अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बात पता चल गई किसकी वजह से होगा भैया? मोलिब्डेनम की वजह से होगा। किस क्या? विप्टेल विकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात आ गई फूल गोभी में भूरापन किसकी वजह से होता है। अब भूरेपन की जब बात आती है तो ब्राउनिंग इन कलीफ्लावर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब फूल गोभी के अंदर भूरापन किसकी कमी के कारण आएगा भाई साहब? तो किसकी कमी से आएगा? तो फूल गोभी में एक तो आयरन हो गया, एक तो कैल्शियम हो गया, एक तो बोरॉन हो गया, एक तो नॉट हो गया। तो फूल गोभी में भूरापन किसकी वजह से आता है भाई साहब? बोरॉन की वजह से आता है। बोरॉन की बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो बोरान की खोज से लेकर बहुत जगह रिंग स्टोन मिलता है, परंतु सही तरीके से अगर देखा जाए तो बोरॉन की खोज जो है वॉरिंगटन ने, वहां से बोरान, वहां से वॉरिंगटन। तो किसने खोज की? वॉरिंगटन ने खोज की। बोरॉन क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है भाई साहब? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो बोरॉन की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैसा है? अधातु पोषक तत्व है। कैसा है? अधातु है। कैसा है? अधातु पोषक तत्व है बोरॉन। ये बात समझ में आ गई? बोरॉन कैसा है? अधातु पोषक तत्व है। अब ये कैसा होता है? पादपों में अगतिशील होता है। कैसा होता है? पादपों में अगतिशील होता है भैया, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, कहीं मूवमेंट इसका नहीं होगा। जड़ में है तो जड़ में ही रहेगा, तो इसकी कमी कहां दिख जाएगी? बिल्कुल टॉप पोर्शन में दिख जाएगी। तो अगर हम बात कर लें कि कमी इसकी कहां दिखेगी या कमी के लक्षण कहां दिखेंगे, सिम्टम कहां दिखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम, तो कहां दिखेंगे? एपिकल वर्ड पे दिखेंगे। कहां दिखेंगे भाई साहब? एपिकल वर्ड पे दिखेंगे, मतलब कक्षस्थ कलिका पर इसके सिम्टम दिखेंगे। कहां दिखेंगे? कक्षस्थ कलिका पर इसके सिम्टम दिखेंगे। आप ध्यान देना, कक्षस्थ कलिका पर इसके सिम्टम आपको दिखेंगे। अब हम बात करते हैं भूरेपन का। कलीफ्लावर में जो डेफिशिएंसी होती है ब्राउनिंग, इसका अगर हमें रोकथाम करना है, ब्राउनिंग का अगर हमको रोकथाम करना है तो हम क्या करेंगे? तो रोकथाम करने के लिए हम क्या करेंगे? बोरिक अम्ल या बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे? बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। बोरेक्स का प्रयोग, जिसमें 11% क्या होता है? बोरॉन देखने को मिलता है। हम बोरेक्स का प्रयोग कर लेंगे। अब बोरॉन की कमी से और भी कुछ होते हैं क्या? तो बोरॉन की कमी से भैया क्या होता है? ध्यान देना, बोरॉन की कमी से भैया हेन एंड चिकन होता है। क्या होता है? हेन एंड चिकन होता है। किसमें होता है भैया हेन एंड चिकन? अंगूर में होता है। क्या होता है? अंगूर में होता है। और भी कहीं होता है क्या?
हाँ भैया, हर्ट राट होता है, किसमें होता है भैया? चुकंदर में होता है। क्या होता है? चुकंदर में क्या होता है? हर्ट राट हो जाता है भैया। और क्या होता है भाई साहब? बोरॉन से और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये भी आप ध्यान देना। बोरॉन की कमी से आम का कोयली रोग भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बोरॉन, बोरॉन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता, तो याद रखना कोयली रोग, कोयली रोग किसमें? आम में। किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी से भी होता है और सीयू की अधिकता से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से भी होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें लिख लेंगे, अधिकता से भी होता है। ऊतक क्षयी भैया होता है, किसमें होता है ऊतक क्षयी? आपकी टिश्यू नेक्रोसिस, जो ऊतक क्षयी होता है, बड नेक्रोसिस, ऊतक क्षयी भैया आंवले में होता है। किसकी वजह से होता है भैया? बोरॉन की वजह से होता है। तो कई सारी घटनाएं हमने यहाँ पर बोरॉन से रिलेटेड देख ली, और एक क्वेश्चन के साथ जब इतनी सारी जानकारी एक साथ एक स्लाइड पे मिल जाती है हम लोगों को, तो कई सारी चीजें हमारे लिए सहूलियत में आ जाती हैं कि हम इन प्रश्न को बहुत जबरदस्त तरीके से बना पाएंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए अपने रिजल्ट की ओर हम पहुंचेंगे। ठीक है, यहां तक अपने बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाता है? तो सोलेनम मेलोंजिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, सोलेनम मेलोंजिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भाई साहब एलियम, प्याज का क्या है भाई साहब? एलियम सेपा। क्या नाम है? एलियम सेपा नाम है प्याज का, एलियसी, एलियम सेपा। ब्रिंजल का भैया क्या नाम है? सोलेनम मेलोंजिना। टमाटर का भैया क्या नाम है? लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या नाम होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये किसका भाई साहब नाम होता है? ये टमाटर का नाम होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाल रंग टमाटर का किसके कारण होता है? लाल रंग का अगर कारण पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग भैया? लाइकोपिन बताएंगे। क्या बताएंगे? लाइकोपिन बताएंगे। और लाइकोपिन क्या होता है? एक लाइकोपिन बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ताप। लाइकोपिन का अच्छा निर्माण होता है। लाइकोपिन क्या है? कुछ नहीं है, बस वर्णी लवक है, इतना आप ध्यान देना। तो जो टमाटर होता है उसमें तीनों प्रकार के लवक होते हैं। तरुणावस्था में आपका अवर्णी लवक होता है, कच्ची अवस्था में हरित लवक होता है, पक्की अवस्था में वर्णी लवक होता है। करेले का नाम क्या होता है? मेमोर्डिका चरंतिया, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। तो यहाँ पर हमने ब्रिंजल से रिलेटेड बात कर ली। अब ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो भारत है। क्या नाम है? भारत है। आप ध्यान देना, इसमें एक रोग लगता है जिसका नाम होता है फोमोप्सिस ब्लाइट, फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट किससे लगता है? कवक से लगता है। फोमोप्सिस बैक्सांस नाम का कवक होता है जो फोमोप्सिस ब्लाइट रोग करता है। उसके बाद कीट होता है बैंगन में। तो कीट की बात करते हैं, दो कीट बैंगन में होते हैं। एक कीट का नाम होता है सूट एंड फ्रूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर। इसका नाम क्या होता है? ल्यूसिनाइड्स अर्बोनेलिस। क्या होता है? ल्यूसिनाइड्स अर्बोनेलिस। अगर इसका नाम पूछें फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का, तो इसका नाम होता है ल्यूसिनाइड्स, ल्यूसिनाइड्स अर्बोनेलिस, अर्बोनेलिस। तो बैंगन का फ्रूट एंड सूट बोरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूसिनाइड्स अर्बोनेलिस इसका नाम होता है। एक और होता है जिसका नाम होता है हड्डा बीटल। भाई साहब क्या नाम होता है? हड्डा बीटल। अब भैया बीटल की जब कहानी आ गई तो आप ध्यान देना, बीटल किस में आता है? कोलियोप्टेरा में आता है भाई साहब। कोलियोप्टेरा कीटों का क्या है? सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो हड्डा बीटल की बात आ गई। हड्डा बीटल का नाम क्या होता है? इपिलेक्ना विजिन्सियो पंक्टाटा। इसका नाम होता है इपिलेक्ना विजिन्सियो पंक्टाटा। क्या नाम होता है इसका? इपिलेक्ना विजिन्सियो पंक्टाटा, विजिन्सियो पंक्टाटा, इपिलेक्ना विजिन्सियो पंक्टाटा, इसलिए इसको इपिलेक्ना बीटल भी कहते हैं। तो एक हड्डा बीटल हो गया, एक फ्रूट एंड फ्रूट बोरर हो गया। दोनों प्रकार के कीटों की हमने बात कर ली। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा।
ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, फटाफट से आप लिखते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा भाई साहब। जितना ज्यादा शेयर कर सकोगे उतनी ज्यादा मात्रा में हमको सपोर्ट मिलेगा आपसे। ठीक है, फटाफट से इसको शेयर करिएगा। आगे हम बात करते हैं अपने कुछ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आता है हमारा टमाटर केचप के लिए टमाटर में होता है। अब टोमेटो केचप क्या होता है भाई साहब? टोमेटो केचप के ऊपर पहले हम थोड़ी बहुत टिप्पणी कर लेते हैं। क्या होता है, टमाटर के फल होते हैं, उनको धोया जाता है, क्लीन किया जाता है। फिर क्या होता है, धोने के बाद उसको 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी गर्म करके उसमें डाला जाता है, जिस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। उसके बाद उसके फल को वगैरह, गूदे वगैरह को काट के क्या बनाया जाता है, टोमेटो केचप बनाया जाता है। टोमेटो केचप होता है, एक टोमेटो सॉस होता है, एक टोमेटो पुरीज होता है। तीनों चीजें आप देख लेंगे तो टोमेटो, जो टोमेटो होता है उसका जो फ्रूट होता है, क्या होता है, फ्रूट होता है। जो टोमेटो का भाई साहब फ्रूट होगा उसका टाइप कैसा होगा, बेरी प्रकार का फल होगा। कैसा होगा, बेरी प्रकार का फल होगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। टोमेटो क्या है भैया, एक सोलेनेसियस क्रॉप होती है। इसके फ्रूट से हम तीन चीजें बनाते हैं, आपने तीनों चीजें देखी होंगी भाई साहब। एक होती है टोमेटो पुरीज, तो आप देखे होंगे जब घर में हलवाई चलता है सब्जियों को गाढ़ा करने के लिए टोमेटो पुरीज लेकर आता है। टोमेटो पुरीज में भाई साहब टीएसएस पूछ ले तो कितना बताओगे, तो टीएसएस पूछ ले तो भाई साहब कितना बता दोगे, 9% टीएसएस होता है। कितना होता है, 9% टीएसएस होता है। भाई साहब केचप की बात कर ले तो केचप की अगर हम बात कर लें, टोमेटो केचप की अगर हम बात कर लें तो टोमेटो केचप में भाई साहब 25 से लेकर के 27% तक क्या होता है, टीएसएस देखने को मिलता है। कितना, 25 से लेकर 27% तक आपको टीएसएस देखने को मिलेगा। देन उसके बात करते हैं टोमेटो सॉस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टोमेटो सॉस की बात कर लेते हैं। इसमें कितना होता है, इसमें मान के चलो 28 से लेकर के 30% तक टीएसएस होता है। कितना, 28 से लेकर के 30% तक आपको टीएसएस देखने को मिलेगा। तो टोमेटो से इतनी सारी चीजें हमने बना लिया, केचप बना लिया, सॉस बना लिया, पुरीज बना लिया, इन सब का काम होता है। तो भैया टोमेटो केचप के लिए क्या उपयोगी होता है, लो टीएसएस, हाई टीएसएस, लो हार्मोन्स, हाई हार्मोन्स। ये तो दो होंगे नहीं, ये तो एलिमिनेशन मेथड से हम इनको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। ये तो दो है ही नहीं, तो फिर हैं कौन से दो सही, तो हैं कौन से दो सही पर उन पर चर्चा कर लेते हैं भैया। हाई टीएसएस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, हाई टीएसएस की बात कर लेते हैं। तो टोमेटो केचप के लिए क्या उत्तरदायी होता है, हाई टीएसएस होता है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फटाफट से इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, बांझपन रोधी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। बांझपन रोधी विटामिन की अगर ऊपर हम चर्चा करेंगे तो बांझपन रोधी विटामिन कौन सी है, फटाफट से आप बताइएगा कि बांझपन रोधी विटामिन कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चे इसको फटाफट से इसका जवाब देते हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब बांझपन रोधी विटामिन की अगर हम बात करते हैं, इंटर इंटर या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। जल्दी जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। फटाफट से देखिएगा। अब हम बात करते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का नाम भैया क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल होता है। किसमें किसमें ज्यादा भैया विटामिन ए पाई जाती है, आम में भी पाई जाती है भैया, गाजर में भी विटामिन पाई जाती है। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, ये सारे स्रोत होते हैं इसके। विटामिन बी का नाम क्या होता है, विटामिन बी संयुक्त होता है। इसे बहुत सारी विटामिन होती हैं, V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, ठीक है, V5 होती है, V6 होती है और V12 होती है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन डी का भैया क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और विटामिन ई का नाम भैया क्या होता है,
ई का नाम होता है टोकोफेराल। क्या नाम होता है भैया? टोकोफेराल होता है। आप इस बात को ध्यान देंगे। तो विटामिन ई का भैया नाम क्या हो गया? टोकोफेराल हो गया। अब विटामिन ई की अगर हमारे अंदर कमी हो गई, आपके अंदर कमी हो गई, या किसी के अंदर कमी हो गई, तो भैया उसके अगर कमी हो गई इसकी, तो क्या उसमें प्रदर्शन होगा? तो आप ध्यान देंगे, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या आ जाएगा? बांझपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांझपन आ जाएगा। तो इसको दूर कैसे करेंगे? इस कमी को दूर कैसे करना है? तो इस कमी को दूर करने के अगर उपाय बताए जाए तो अंकुरित बीज खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? अंकुरित बीज खाने चाहिए। जिससे क्या होगा? विटामिन ई की कमी नहीं रहेगी और स्टेरिलिटी जैसी कंडीशन को हम दूर भगा सकेंगे। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आंसर हमारा क्या होगा? विटामिन ई होगा। ठीक है, फटाफट से आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खट्टे फलों में एक्जेंथिमा किसकी कमी से होती है भाई साहब? खट्टे फलों में एक्जेंथिमा की बात कर लिया, किसकी कमी के कारण होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सेलेनियम, कॉपर। तो भैया किसकी वजह से होती है? कॉपर की वजह से होती है। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दे लेना, कॉपर क्या होता है? एक चीज अब ध्यान देना, कॉपर की अगर कमी हो गई, किसकी कमी हो गई भाई साहब? कॉपर की कमी हो गई तो कहाँ लक्षण दिखेगा? नई पत्तियों पर लक्षण दिखेगा। कहाँ दिखेगा? नई पत्तियों पर लक्षण दिखेगा। नई पत्तियों पर लक्षण दिखेगा। नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखेंगे। कहां दिखेंगे? नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखेंगे। किसके? कॉपर की। अब कमी से कौन कौन से विकार हो जाते हैं पौधों में, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे। तो नींबू में कॉपर की कमी से क्या हो जाता है? एक गमोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? गमोसिस हो जाता है कि नहीं होता है? नींबू में गमोसिस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें विकार रिक्लेमेशन, अनाजों में क्या हो जाता है? रिक्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, कॉपर की कमी से अनाजों में क्या हो जाता है? रिक्लेमेशन हो जाता है, एक्जेंथिमा हो जाता है कॉपर में। तो ये हम बात करते हैं रिक्लेमेशन एंड गमोसिस, ये किसकी वजह से होता है? कॉपर की कमी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा जब एक्जेंथिमा की बात करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की जब बात करेंगे तो आज हम बात करते हैं कि हमारे बीच जितने भी प्रश्न आए उनका हमने बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया। आज की क्लास का ये अंतिम बिंदु था, अंतिम प्रश्न था। हमने जितने भी प्रश्न का एनालिसिस किया आपके बीच में, बड़ी जबरदस्त तरीके से सारे एनालिसिस किए गए। हॉर्टिकल्चर का जो डर आपके मन में है उसको हम पहले दिन से ही दूर भगाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमारी अंतिम क्लास होगी उस दिन आप ये बता सकोगे कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, हम किसी भी संस्थान का अगर टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक विशेष मैं बात ये भी बताने जा रहा हूँ, जो तुम लोग ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हो तो देखते होगे कि रिजल्ट बहुत हाई फाई आ रहा है, तो उसको देखकर विचलित नहीं होना है। अपना रिजल्ट कैसा होगा इस पर हमको सुधार करना है, दूसरे का रिजल्ट अपने नहीं देखना है। जैसे हम दूसरों की शादियां कराने जाते हैं तो दूसरे की शादियों कराने में हम क्या मतलब रखते हैं? खाने पीने से मतलब रखते हैं, माहौल देखने का मतलब रखते हैं। परंतु जो बीवी होती है, किसी का हस्बैंड होता है, उसको हम कभी देखकर ये सोचते हैं कि ये बीवी हमारी हो जाए या हस्बैंड हमारा हो जाए? कभी नहीं सोचते हैं। ये सोच लेते हैं कि हाँ ऐसी बीवी हमको मिलेगी, ऐसा ही हस्बैंड हमारा मिलेगा। तो ऐसा ही सोच लिया करो कि जो जिसके नंबर आ रहे हैं कि एक दिन हम भी यहीं आएंगे, इनसे आगे निकल के जाएंगे, ये मन में आप सोच के रखा करो और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। बस हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके परिवार की एक शान होगा जो काफी दिनों से धूमिल हो रखी होगी, एकदम से पहचान होगा। ठीक है, अब आप ऐसे रोजाना क्लासेस से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे? हमारा अपना एप्लीकेशन, आपका अपना एप्लीकेशन वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो कि प्रदेश में सबसे टॉप लेवल पर इस समय एजीटीए के बैच की अगर हम बात करें, ये संस्थान कार्यरत है। आप लोगों के असीम स्नेह से, प्यार से, सहयोग से आज हम ये आप लोगों के लिए कर पा रहे हैं। तो कल्याण बैच जो आपके लिए आया हुआ है, आपके कल्याण के लिए ही आया हुआ है। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल एमसीक्यू बैच मिलेगा एजीटीए का, जिसमें 65 नंबर का एग्रीकल्चर,
20 नंबर का यूपीजी के और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर। कुल मिला के 100 क्वेश्चन की जो जिम्मेदारी है वो एमसीक्यू के माध्यम से हम हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में होगा, जो भी प्रश्न आएगा वो टूट के जाएगा। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप ये मान के चलिए कि जितने भी बच्चे हमारे बीच जुड़े हुए हैं, हम आपको आज से ही ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बशर्ते आप ध्यान देना कि आप कहीं भी विचलित नहीं होना। जो भी भ्रामक जानकारियां मिल रही हैं आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ और अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ढाल लो कि हमको सिर्फ एजीटीए की तैयारी करनी है। एक बार बच्चों, फिर एक बार हम आग्रह करते हैं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी आपके ग्रुप हों, दोस्त हों, भाई बंधु हों, आप हर जगह इस क्लास को शेयर करेंगे, एक बढ़िया सा सहयोग देकर कि हर बच्चा यहाँ तक पहुँच सके। ये बैच ऑफलाइन भी संचालित हो रहा है संस्थान में। ऑफलाइन क्लासेस इसकी 6:30 बजे से चल रही हैं। तो ऑफलाइन जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है वो गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, हमारे बीच जुड़ सकता है। ऑफलाइन में 1049 रुपए का ये बैच है, जिसमें आपको बैच के साथ साथ टेक्स्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। ऑनलाइन बच्चों के लिए भी टेक्स्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी, उसके लिए कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नई जानकारी, नए जोश और होश के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।